हाँ भाई बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बताओ भाई, क्या हाल चाल है, कैसा क्या चल रहा है। हाँ, यस, ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नमस्ते बेटा नमस्ते। ओके, बढ़िया है, सही बात। तो पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। मस्त 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 मस्त, यस, गुड, मस्त ही चलनी चाहिए, मस्त ही चलनी चाहिए। और सभी बच्चों को एक टारगेट लेके चलना है कि देखो यार, हम लोगों को टीम में 150 प्लस स्कोर करना है, एनी हाउ 150 प्लस स्कोर करना है। अब वो पेपर इजी आए, टफ आए, कैसा आए, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को कोई मतलब नहीं है। 150 प्लस अपने को स्कोर करना है, और उसके लिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो बैच में कराया जाए उसको ईमानदारी से करो, जो क्वेश्चन दिए जाए उनको ईमानदारी से करो, ठीक है। अच्छा, एक और बात सभी बच्चों को बता देता हूं, आप लोगों का जो मैंने बताया था मोल कॉन्सेप्ट की क्लास, उसको हम लोग पहले सोच रहे थे कि चैप्टर मतलब स्टेप बाय स्टेप कराएं, मतलब 2 घंटे की क्लास, फिर 2 घंटे की क्लास, फिर 2 घंटे की क्लास। तो हम लोगों ने सोचा यार बच्चों को हो सकता है मैनेज करने में दिक्कत आए, तो अब हम लोग बड़ी क्लास लेंगे सैटरडे संडे सैटरडे संडे। उसका प्लान हम लोग आउट कर देंगे थर्सडे को। थर्सडे को पूरा आपको डिटेल में सारी बातें उसके बारे में बता देंगे, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, क्लियर है, ये बात सारी समझ गए आप लोग। हाँ ठीक है, तो थर्सडे को मैं आपको बता दूंगा, लाइव ले रहा हूं, लाइव सेशन लगाऊंगा यूट्यूब पे और सारी बातें डिस्कस कर दूंगा आपको। राउट्स लॉ का ग्राफ, राउट्स लॉ का ग्राफ तो बेटा मैंने बता दिया है। वेरी गुड, अच्छा है, वेरी गुड बेटा विशाल। बहुत सही, आवाज क्रैक कर रही है, ओके। लास्ट संडे, नेक्स्ट संडे टेस्ट थोड़ी होगा, अभी आपने पिछले संडे टेस्ट दिया है ना, अल्टरनेट संडे टेस्ट होता है। आपने कब टेस्ट दिया है? अच्छा, ग्राफ, ठीक है। ऑडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, वॉइस क्रैक कर रही है क्यों भाई, आवाज क्रैक कर रही है क्या? एक बच्चा लिख रहा है नहीं, बाकी बच्चे लिख रहे हैं नहीं, उसकी पता नहीं क्यों क्रैक कर रही है। अच्छा, बानो बेटा, यदि आपकी नीट एडवांस बुक नहीं आई है तो आप कंप्लेन करिए, इन्होंने जो कंप्लेन करने की मेल दी होगी, नंबर दिया होगा, उस पर कंप्लेन करिए। चलो, अब हम लोग क्लास को चालू करते हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए क्लास पर वापस आते हैं और क्लास को चालू करते हैं। फिर बीच बीच में मैं आपसे बात करता रहूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है, आपसे डिटेल देता रहूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्यूएसडी सीट करेंगे, जो नेक्स्ट लास्ट क्लास में क्यूएसडी सीट दी थी उसको करते हैं। तो क्यूएसडी सीट नंबर 4, क्यूएसडी सीट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। मास ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन रेशियो प्रेजेंट इन बाइनरी सॉल्यूशन इज 7.8 and 9.2. Calculate mole fraction of toluene in vapor phase if vapor pressure of benzene and toluene is 300 and 400 mm of Hg respectively. Calculate the mole fraction of toluene in vapor phase. अब देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जिसका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका पार्शियल प्रेशर आपको ऊपर रखना है और नीचे रखना है टोटल प्रेशर। तो अब हम लोग इसी चीज को फॉलो कर सकते हैं। एक तरीका मैंने ये बताया था,
अब इसमें क्या होगा, मुझे सबका प्रेशर निकालना पड़ेगा। और एक तरीका मैंने ये बताया था, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। कैसे? देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ टाइलुइन इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ टाइलुइन इन वेपर फेज, इनटू मोल ऑफ बेंजीन मोल ऑफ टाइलुइन। ये याद है फार्मूला, वाई ए अपॉन वाई बी इक्वल टू पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट इंटू एन ए अपॉन एन बी। अब देखो, मुझे ये निकालना नहीं है तो इसकी जगह मैंने ये रख दिया। क्यों? क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1। तो वाई बी नहीं निकालना है, टाइलुइन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ये रख दिया। अब इसकी वैल्यू क्या है, बेंजीन का कितना है 300 और टाइलुइन का कितना है 400। अच्छा, अब मोल ऑफ बेंजीन क्या है, देखो मास का रेशियो दिया है, तो मास को मोल बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड, तो ये 0.1 आया। मास को मोल बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड, ये 0.1 आया। मतलब मोल कितने हैं, दोनों के 0.1 है। 0.1 मोल बेंजीन के भी है, 0.1 मोल टाइलुइन के भी है, तो ये तो कट गया। अब 1 0 1 0 1 0 1 0, तो देखो 4 का मल्टीप्लाई यहां हो गया ऐसे, और 3 का मल्टीप्लाई इधर हो गया। अब ये कितना हो गया, इधर गया तो 7 हो गया, इक्वल टू 4। तो yt की वैल्यू आ गई 4/7। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टाइलुइन इन वेपर फेज कितना आ रहा है, 4/7। कोई आंसर है? यस। मोल फ्रैक्शन ऑफ टाइलुइन इन वेपर फेज कितना आ रहा है, 4/7। आवाज सर क्रैक कर रही है, नॉट गुड। ओके, अच्छा, ये बात समझ में आई सबको, पहले ये बता दूं। अब इस क्वेश्चन को करो, मैं आवाज को सही करता हूं। बताइए सब लोग, अब ऑडियो वीडियो क्लियर है? अब ऑडियो वीडियो क्लियर है? अब इसको करो, मोललिटी ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इन हेक्सेन इज 0.4 m। वेपर प्रेशर ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड हेक्सेन आर इतना। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इन वेपर फेज। तो यदि सबको याद हो तो मैंने ये बताया है, मान लो मैं साइक्लोहेक्सेन को ए मान लूं, मैं साइक्लोहेक्सेन को ए मान लेता हूं और हेक्सेन को बी मान लेता हूं, तो हमारा फार्मूला आया YA अपॉन YB इक्वल टू, ध्यान है सबको, PA नॉट डिवाइडेड बाई PB नॉट इनटू मोललिटी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000। ये देखिए, ये आप सबको याद है, ये मैंने कराया था, सबको याद है? एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट रुक जाइए, जरा सेटिंग सही कर दूं, एक मिनट। अब आप बताओ। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज कर लेंगे। कैसे यूज करोगे,
भाई देखो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन को क्या माना है, ए इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इन वेपर फेज हमें निकालना है, और इसको मैंने क्या माना है, ए माना है, इसको मैंने ए माना है। तो बस अब ए वन निकालना है। तो देखो ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। एक मिनट यार, एक मिनट, कमेंट वाली स्क्रीन। आवाज में दिक्कत आ रही है क्या, जरा बताना एक बार, आवाज में दिक्कत आ रही है, माइक हिल रहा है। अच्छा यस, एक मिनट रुको फिर। अब बताओ जरा, अब ठीक है। मैंने कंप्लेन कर दी है माइक की वेदांतु वालों को कि भैया मेरा माइक सही कर दो, तो उन्होंने कहा ठीक है करवाता हूं सर, अब जल्दी करवा देंगे वो लोग, ऑल गुड। चलो अब देखो यार, हमें ए निकालना है, तो बी की जगह क्या डाल दिया, 1 माइनस वाई ए। अब ए किसको बोला गया है, साइक्लोहेक्सेन को, साइक्लोहेक्सेन का कितना है 100, और बी किसको बोला गया है, हेक्सेन को, जिसका कितना है 120। तो 100 डिवाइडेड बाई 120 इंटू मोलरिटी कितनी है 0.5, मालिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पर देखो एक बात है, मालिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, आई थिंक आंसर मैच नहीं करेगा, आई थिंक आंसर मैच नहीं करेगा, इसमें आंसर रखना पड़ेगा। मालिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट कौन है, तो देखो आपको लिखा गया है मोलरिटी ऑफ बाइंड्री सोल्यूशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इन हेक्सेन, तो हेक्सेन हमारा सॉल्वेंट है। अब हेक्सेन का फार्मूला क्या होता है, C6H14, तो इसका मालिकुलर वेट क्या बनेगा, यहां वाटर नहीं है, यहां वाटर नहीं है, तो 12 बरछन 72 और 14, तो मालिकुलर वेट आया 86 डिवाइडेड बाई 1000। अब इसको सॉल्व करो, 1 2 1 2, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा जरा देखो, इसको पॉइंट एक और जीरो नीचे ले लो भाई, इसको एक और जीरो नीचे ले लो ऐसे, ठीक है। तो 12 3 4 4 3 12, तो ये बचा 86 डिवाइडेड बाई 3000। अब 86 डिवाइडेड बाई 3000, अब इसको सॉल्व करो क्योंकि वाई ए अपॉन 1 माइनस वाई ए है, 86 डिवाइडेड बाई 3000। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इधर कर लेता हूं, है ना। कैलकुलेशन ठीक है सब लोग, देखो कैलकुलेशन ठीक है, हाँ कैलकुलेशन ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, वाई ए का मल्टीप्लाई करो, तो ये 3000 इस साइड आ गया बराबर 86 माइनस 86 वाई ए, तो वाई ए इक्वल टू आ गया 86 डिवाइडेड बाई 3086। ये इधर जाएगा जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा फिर डिवाइड में आ जाएगा। अब ये वैल्यू आएगी, अब ये वैल्यू कहीं नहीं लिखी है, तो एक ऑप्शन और जोड़ देते हैं,
एक ऑप्शन और जोड़ देते हैं, ठीक है ना। 86 डिवाइडेड बाय 386। तो जिन बच्चों का आंसर मैच नहीं किया है उन सबका आंसर सही है। जिन बच्चों का आंसर मैच नहीं किया है उन सबका आंसर बिल्कुल सही है। 86 डिवाइडेड बाय 3086। क्लियर है। एक्चुअल में होता क्या है, क्वेश्चन लिखते समय मैं दिमाग में कैलकुलेशन करता हूं, तो क्वेश्चन लिखते समय दिमाग में कैलकुलेशन करने में कभी कभी कैलकुलेशन मिस हो जाती है, तो उसमें यही हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करिए। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन बाइनरी सोल्यूशन आर 200 torr 300 torr रिस्पेक्टिवली। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द अबव सोल्यूशन। अब इसमें कौन सा आंसर सही है? वाई अपॉन वाई बी ग्रेटर होगा काई अपॉन काई बी से, वाई अपॉन वाई बी बराबर होगा काई अपॉन काई बी के, वाई अपॉन वाई बी लेस होगा काई अपॉन काई बी के, या डाटा इज इनसफिशिएंट टू फाइंड रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। अब देखो ये कौन सा सही है, तो हमें एक फार्मूला पता है। जिसको मेरा वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो इस क्वेश्चन को करने में बहुत परेशान होगा। उसको लगेगा कि यार इसको करा कैसे जाए, रिलेशन बिल्ड कैसे किया जाए। आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब हमें क्या करना है, काई ए अपॉन काई बी, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको। अब वैल्यू डाल दो। तो जब आप वैल्यू डालोगे तो ये देखो ऐसे आया, इसकी वैल्यू कितनी है 200, इसकी वैल्यू कितनी है 300। अब देखो यहां से आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि क्या करना है। ये देखिए, तो जब आप यहां तक पहुंचे तो देखो क्या आ गया, वाई ए अपॉन वाई बी इक्वल टू, अब इस वैल्यू को देखो 2/3 काई ए अपॉन काई बी। ये देखिए ऐसे। अब गौर से समझिए, मान लो किसी बच्चे को ये बात नहीं समझ में आ रही है, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये लेस देन 1 वैल्यू है, 2/3 लेस देन 1, इसका मतलब एक से छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर आ रहा है। तो एक से छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ा है, काई ए अपॉन काई बी बड़ा है। क्यों? क्योंकि एक से छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई करो तब इसके बराबर आता है। मान लो किसी बच्चे को ये बात मेरी नहीं समझ में आती है, तो उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट को इजी कर देता हूं। इसको आप कुछ मान लो आपने इसको क्या मान लिया P, और ये लिखा है 2/3, इसको मान लो Q, इस पूरे को मान लो Q, ये लो। अब ये क्या आ गया 3P इक्वल टू 2Q। अब बताओ कौन बड़ा है? अब बताओ इसको देख के कौन बड़ा है? तो इसको देख के साफ समझ में आ रहा है Q बड़ा है। क्यों? क्योंकि P में 3 का मल्टीप्लाई है और Q में 2 का मल्टीप्लाई है। भाई देखो बात साफ समझ में आ रहा है ना, कौन बड़ा है? देखो 3P इक्वल टू 2Q, इसका मतलब इसका मल्टीप्लायर बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी होगी, इसका मल्टीप्लायर छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी होगी। क्यों? दोनों का मल्टीप्लायर आपस में बराबर है। जैसे ही मान लो ये 3 है तो ये 10 होगा, 30 हो गया। अब ये 2 है तो ये 15 होगा, 30 हो गया। तो जिसका मल्टीप्लायर छोटा है वो उसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो Q बड़ा होगा। और Q क्या है? एक्स ए अपॉन वाई बी। तो आंसर क्या आएगा? C आएगा। ये समझ पा रहे हो? ना समझ पा रहे हो तो मेरे पास और तरीके हैं इस चीज को समझाने के। सब लोग समझ पा रहे हैं? नहीं तो मैं और तरीके हैं इसको सॉल्व करने के मेरे पास। हाँ, सपना कह रही नहीं। चलो मैं आपको और तरीके से सॉल्व कर देता हूं। आप देखो बेचारे बच्चों, इधर देखिए, ये लिखा है ना, ये लिखा है। आपको इसमें रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है। मान लो कोई बच्चा कह रहा है सर यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे समझूं? तो मैंने कहा ठीक है यार, ना समझो मतलब समझो, मैं बताता हूं कैसे समझो। इसको तुमने क्या मान लिया? P 2/3। इसको क्या मान लिया? Q।
अच्छा, मैं ऐसा लिख दूं, कोई बुरा मानेगा नहीं। अब हम मान लेते हैं कि 3p बराबर है 2q और इसकी वैल्यू निकल के आएगी क्या, 3p बराबर है 2q और इसकी वैल्यू निकल के आएगी मान लो z। तो p की वैल्यू क्या आई, p की वैल्यू क्या आई, p की वैल्यू आई z/3, q की वैल्यू क्या आई z/2। अरे एक बार इसको इसके बराबर किया, एक बार इसको इसके बराबर किया, भाई 3p बराबर है 2q और इसकी कोई वैल्यू होगी ना, 3p की कोई वैल्यू होगी, वही वैल्यू 2q की होगी, वो मैंने मान लिया z। और जिसको z मानने में दिक्कत आए तो आप 10 मान लो, 10 20 30 कुछ भी मान लो, ये लो 10 मान लो। तो ये कितना आया, ये कितना आया 10/3 और ये कितना आया 10/2। अब बताओ बड़ा कौन है, देखो बड़ा कौन है, q बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बड़ा कौन आ रहा है, q आ रहा है। तो बस यही तो मैं कह रहा हूं, और q कौन है ये, इसका मतलब क्या हुआ, ये छोटा है वो बड़ा है, ये देखो, ये देखिए। अब तो समझ गए सब लोग, अब किसी को कोई दिक्कत समझने में कि कौन बड़ा है कौन छोटा, अब तो समझ गए, है ना। अब तो यार आंखों से साफ साफ दिखेगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। 10 अपनी तरफ से मान लिया, आप कुछ भी मान लो बराबर में। एक बच्चा पूछ रहा है सर 10 कहां से आ गया, अरे प्रभु आप अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू मान लो। भाई एक मिनट रुक जाओ, 3p बराबर 2q की कोई वैल्यू आएगी ना, जो वैल्यू 3p की आएगी वही वैल्यू 2q की आएगी, तो कोई तो वैल्यू आएगी। अब उस वैल्यू को जो मानो तुम मान लो, जो तुम्हारा लक्की नंबर हो, 10 7 15 20 30 40 5 7 जो मानो मान लो यार, मैं ये नहीं कह रहा 10 मानो, कुछ भी मान लो। अब p की वैल्यू निकालो, q की वैल्यू निकालो, अब जिसकी वैल्यू बड़ी और छोटी दिख जाएगी। हाँ अब इसको बताओ, क्वेश्चन नंबर 4, इफ नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन वैलेटाइल लिक्विड एंड फॉर्म सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ वैलेटाइल liquid is 340 mm of Hg. Select correct statement. Vapor pressure of solution is greater than 300. अच्छा यहां पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये 340 लिखो, नहीं तो ये स्टेटमेंट सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। अब जरा देखो, कल गलती ज्यादा हुई है इसके अंदर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 340, तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हम सबको पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कम होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। यदि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 340 है तो सॉल्यूशन हमेशा 340 से कम आएगा, और यहां तो ग्रेटर बोल रहा है, यहां तो ग्रेटर बोल रहा है, तो गलत हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस। अब यार वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि इसका अमाउंट इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा, इंक्रीज थोड़ी होगा, कल पढ़ाया था। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस इफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस इफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस। अब ये वाला ऑप्शन जरा अच्छे से समझो, देखो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही तो होता है। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब यदि आप इसकी वैल्यू इंक्रीज करोगे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्यों, आप अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज कर रहे हो। इफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करने का मतलब नीचे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और नीचे की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज होगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये ट्रू है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा, तो ये सही लिखा है।
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इंक्रीजेस इन इंक्रीजिंग ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये भी सही लिखा है। क्यों सही लिखा है? क्यों सही लिखा है? क्योंकि हमें पता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काईए के। ये मैंने कल दिखाया भी है। यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ा रहे हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा। देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो सी और डी स्टेटमेंट हमारे सही है, तो आंसर क्या आएगा? ई। सी और डी स्टेटमेंट हमारे सही है, तो आंसर क्या आएगा? ई। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, चौथा और पांचवा क्वेश्चन बड़ा शानदार है, अलग तरीके से मैंने डिजाइन किया है। जैसे ये देखो, सेलेक्ट द करेक्ट सॉल्यूशन विच हैव greater vapor pressure if A is non-volatile solute, B is volatile liquid solvent in solution. Atomic weight of A and B are 10 and 20 unified respectively. अब वो पूछ रहा है select the correct solution which have greater vapor pressure. तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमें चेक करना है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जितना कम होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उतना ज्यादा होगा। अब आप बताओ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन किसमें कम है, तो सबका मोल फ्रैक्शन निकालो। इसमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट मैं डायरेक्ट कर दूं, 10 से डिवाइड कर दिया, 1 डायरेक्ट कर दूं, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? 1/6। पहले में कितना आया? 1/6। अब दूसरे में निकालो, मोल ऑफ सॉल्यूट। अब दूसरे में वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, ये आंसर क्यों? देखो, आपने सॉल्वेंट बढ़ाया है, सॉल्यूट तो वही है, सॉल्वेंट बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे कम मोल फ्रैक्शन इसका है। आप कहो तो मैं निकाल दूं और चाहो तो आप ना निकालो। क्यों? आपने सिर्फ सॉल्वेंट बढ़ाया है। सॉल्वेंट बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा, आप ये बढ़ा रहे हो तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा, और मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब इससे कम मोल फ्रैक्शन इसका है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता ना। अब आप इसको देखो, अब इसमें चेक करो, जब ये आंसर नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों? इससे ज्यादा मोल फ्रैक्शन इसका आएगा। क्यों? सॉल्वेंट सेम है और सॉल्यूट ज्यादा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आप चाहो तो सबका निकाल के देख लो, मान लो ये लॉजिक ना लगा पाओ तो निकाल के देख लो। आप चाहो तो निकाल के देख लो भाई, जिसका मोल फ्रैक्शन कम उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा। सिंपल क्वेश्चन ऐसा है, मगर यदि आप थोड़ा समझदारी यूज करो तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, है ना भाई। सॉल्यूट बढ़ रहा है तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। अब जब ये आंसर नहीं हो सकता तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों? मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, हमें मैक्सिमम वेपर प्रेशर चाहिए। अब यहां चेक करो, यहां पे सॉल्यूट है 5 और सॉल्वेंट है 20, यहां पर दोनों चेंज है तो यहां पर निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे निकाला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट मतलब मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 1, तो ये आया 0.2 डिवाइडेड बाई 1.2, तो ये भी आ गया 1.6। ओ भाई कांड हो गया, ये भी आ गया 1.6। इसमें तो आंसर 2 हो गए, पहला और डी दोनों के मोल फ्रैक्शन बराबर है। कैलकुलेशन चेक करो,
कैलकुलेशन चेक करो, 5 ग्राम है तो 0.2 हो गया, और ये क्या है 20 ग्राम तो 1 हो गया, तो 0.2 और 1, तो ये 1.2 हो गया। पॉइंट पॉइंट हटा दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 1/6। हाँ यार, तो दोनों में मोल फ्रैक्शन सेम है, तो इन दोनों का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर ए भी है और डी भी है, जैसा मैंने क्वेश्चन बनाया है। या तो फिर यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, या तो मैं यहां पे कोई चेंजेस कर दूं। यदि चेंजेस नहीं करेंगे तो ए और डी दोनों आंसर है। जिसने ए लगाया उसका भी सही है, जिसने डी लगाया उसका भी सही है। अच्छा, बच्चा कह रहा है सर आपने कैलकुलेशन गलत की है। अच्छा, रुक जाओ, डी वाले की कैलकुलेशन गलत है, एक बार रुको। डी वाले की कैलकुलेशन गलत है, ये 0.5 आएगा यार, रुक जाओ एक बार। वही बात सही है, वही मैं कहूं कि यार मैंने क्वेश्चन लिखते समय कुछ तो किया ही होगा। ये 0.5 आएगा, सही बात है। एक बार रुक जाओ भाई, एक बार रुक जाओ बच्चों, मेरी तरफ से कैलकुलेशन मिस्टेक थी। अच्छा ये आया, हाँ अब आंसर यही है। सबसे कम मोल फ्रैक्शन इसका है, और मोल फ्रैक्शन सबसे कम है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सबसे ज्यादा होगा। आंसर ए आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है, इसका मोल फ्रैक्शन 1/3 आ रहा है। मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 5 डिवाइडेड बाई 10 तो 0.5, तो 0.5 प्लस 1 1.5। अब पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे, 5 एक कम 5, 5 3 जा 15, तो 1/3। तो मोल फ्रैक्शन सबसे कम किसका है, ए का, और मोल फ्रैक्शन सबसे कम है तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। क्या ये बात सही है? अब बताओ किसके कितने सही, अब बताओ किसके कितने सही। ओके, सही है, वेरी गुड। 5 5 4 5 3, रेहान 3, आरव 3, हाँ पटेल 4, हर्ष, हाँ बानो कह रही मेरा सर एक भी नहीं सही हुआ है। तो बेटा तुम थ्योरी जब हम पढ़ा रहे हो ना तो उसको ध्यान से समझो। यदि एक भी नहीं सही हुआ तो ये सोचने की बात है, इसका मतलब आप पढ़ाते समय जब मैं पढ़ाता हूं तो उस चीज को तुम समझते नहीं हो, सिर्फ रटते हो। सर बी होगा, बी किसका होगा बेटा? सर 5 का आंसर बी होगा, प्रिंस कह रहा है। 5वें का आंसर बी होगा, प्रिंस कह रहा है। चलो देख लेते, देख लेते। हाँ यार, 5वें में मोल फ्रैक्शन तो इसका कम होना चाहिए, क्योंकि सॉल्वेंट इसमें ज्यादा है। हाँ 1 मिनट कैलकुलेशन करने दो। 5वें का आंसर बी होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ए नहीं होगा, बी होगा। मोल फ्रैक्शन बी का कम आएगा क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा है। मोल फ्रैक्शन बी का कम आएगा क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा है। इसका मोल फ्रैक्शन निकालो, इसका मोल फ्रैक्शन निकालो। मोल ऑफ सॉल्यूट 1 और मोल ऑफ सॉल्वेंट 10, तो 1/11 आया। तो सबसे कम मोल फ्रैक्शन इसका है, सबसे कम मोल फ्रैक्शन इसका है। तो मोल फ्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, आंसर बी आएगा। आज बड़ी गड़बड़ हुई है ना, आज कैलकुलेशन में बड़ी बड़ी मिस्टेक हुई है, पता नहीं क्या बात है। एक्चुअल मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये माइक और ये कैमरा, दो चीजें तो आज मैं चेंज कराई दूं, कि भाई तुम 1 हफ्ते के अंदर माइक और कैमरा मेरा जरूर चेंज कर दो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। क्योंकि बच्चे भी डेली परेशान होते हैं, मैं भी परेशान होता हूँ, मेरा दिमाग फिर माइक और कैमरे में लग जाता है। कैमरे की क्वालिटी गड़बड़ आ रही है और माइक अपना आवाज 10 तरह की करता है, तो दो चीजें चेंज कराता हूं। ठीक है, इतनी बात सबको हो गई। अब चलो आगे आज का पढ़ाना शुरू करते हैं। तो पढ़ाने से पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन नहीं कराए थे कल, कम क्वेश्चन कराए थे। आप एक बार देख लो, देखो आज मैंने इस फार्मूले पर बेस्ड 2 क्वेश्चन दिए, ये देखो ये लिखाया था ना कल, एक बार फिर से देख लो। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन कम किए थे, तो आज इस पर क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। ठीक है, स्टार्ट करें आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन तो आप ये बताओ,
इसका आंसर दो। क्वेश्चन करेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट भी करेंगे। सर थर्ड क्वेश्चन समझाया नहीं आपने। थर्ड क्वेश्चन समझाया तो है बेटा अंशु, समझाया तो है। चलो अभी डिस्कस कर लेंगे, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। सर मेरा 90 मार्क्स आया रिसेंट। अच्छा ठीक है बेटा, अभी करा देंगे, अभी करा देंगे, पहले पढ़ लो, पढ़ लो पहले, अब पढ़ाई कर ले फिर कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द राउट्स लॉ द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू, बताओ राउट्स लॉ के हिसाब से रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? राउट्स लॉ के हिसाब से रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट के नहीं, मोल ऑफ सॉल्वेंट के नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, यस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। अच्छा अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करिए। एट टेम्परेचर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज prepared by dissolving 0.6 gram of urea in 360 gram water. If the vapor pressure of pure water at this temperature is 35 mmHg, lowering of vapor pressure will be। अब बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। देखिए वो कह रहा है कि एट temperature a dilute solution of urea is prepared by dissolving 0.6 ग्राम यूरिया 360 ग्राम वाटर में डाला गया है, जिससे उसका वेपर प्रेशर, हाँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 35 mmHg दिया है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? P0 माइनस PS पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? P0 माइनस PS होता है। तो वो P0 माइनस PS की वैल्यू पूछ रहा है, और P0 माइनस PS की वैल्यू किसके बराबर होती है? P0 माइनस PS की वैल्यू बराबर होती है P0 इंटू का ये। अब P0 की वैल्यू कितनी दी है? 35। ये देखो प्योर लिक्विड मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना दिया है? 35। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? मोल ऑफ सॉल्यूट मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60, मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। अब इसको सॉल्व कर लो। अब ये कितना हो गया? 60 से डिवाइड करो तो 0.01 है ना, 6 से 6 हो जाएगा, तो 6 से डिवाइड कर दिया 0.1 और 6 से डिवाइड कर दिया 10, तो एक जीरो और बढ़ गया, तो 0.01 प्लस, अब इसको डिवाइड करो तो 18 दूनी 36, 20, तो ये आ गया 35 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 20.01। आप चाहो तो इसको 20 भी कंसीडर कर सकते हो अप्रोक्सीमेशन में। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप इसको 20 भी कंसीडर कर सकते हो। ये देखो अब इसको सॉल्व कर लो, तो यार ये हटा दिया, ऐसे आ गया। अब बस इसको डिवाइड कर लो, तो 5 से डिवाइड किया, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 7 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 तई 4 एकम 4, तो 3 बचा, तो 7 चौक 28, 2 बचा ये, और डिवाइडेड बाई 100, तो ये वैल्यू आ रही है 0.175 mm, है ना, 0.020 लगेंगे, सॉरी एक जीरो नहीं 2 जीरो लगेंगे, तो ये वैल्यू आ रही है 0.0175 mm।
अब ये आंसर कहां है? ये आंसर ये है डी। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? उसने क्या पूछा था? पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू पूछी थी। तो पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू होता है पी नॉट इंटू का ये। पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दिया है। का ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल आएगा, बस मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम जिद कर रहे हो कि मैं एक क्वेश्चन और करूंगा, तो मैंने कहा कर लो भाई। अब इस क्वेश्चन को करो। अब बताओ, देखो क्वेश्चन क्या है। A solution is made by mixing 1 mole of volatile liquid A 3 mole of volatile liquid B। दोनों volatile है, लिक्विड A भी volatile है, लिक्विड B भी volatile है, ठीक है। The vapor pressure of pure liquid A 200 mmHg and that of solution is 500 mmHg। The vapor pressure of pure liquid B and the least volatile component of the solution respectively। वो कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी बताओ, और साथ साथ में ये बताओ कि लीस्ट वेलेटाइल कौन है। एक तो ये पूछ रहा है और एक ये पूछ रहा है कि लीस्ट वेलेटाइल कौन है। लीस्ट वेलेटाइल कौन है? लीस्ट वेलेटाइल कौन है इसका मतलब क्या है? लीस्ट वेलेटाइल लिक्विड कौन है, इसका मतलब क्या है? लीस्ट वेलेटाइल लिक्विड का मतलब है जो वेपर कम बनाता हो, जो वेपर कम फॉर्म करता हो, वेपर कम फॉर्म करता हो। अच्छा बताओ, जो वेपर कम फॉर्म करता होगा उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। भाई यदि वेपर कम बनाएगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। लीस्ट वेलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या है? जो वेपर कम फॉर्म करता हो। यदि वो कम वेपर फॉर्म कर रहा है तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। इसका मतलब जिसका वेपर प्रेशर कम होगा वो लीस्ट वेलेटाइल लिक्विड होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा वो लीस्ट वेलेटाइल लिक्विड होगा। तो भाई ए का वेपर प्रेशर तो क्वेश्चन में दिया है। अब जब तक बी का वेपर प्रेशर निकलेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि लीस्ट वेलेटाइल कौन है। जब तक बी का वेपर प्रेशर निकलेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि लीस्ट वेलेटाइल कौन है। मगर यदि ऑप्शन को देखें तो यह बात तो हम तुरंत बता सकते हैं। कैसे? यदि 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है तो सारे ऑप्शन 200 से ऊपर है, 1400, 600, 1400, 600। इसका मतलब लीस्ट वेलेटाइल ए है। क्यों? क्योंकि जिसका वेपर प्रेशर कम होगा वो लीस्ट वेलेटाइल होगा। क्यों? क्योंकि लीस्ट वेलेटाइल का मतलब क्या है? जो वेपर कम बनाता हो, और जब वेपर कम बनाएगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो भाई वेपर प्रेशर किसका कम है? ए का। आपको कैसे पता चला? भाई ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन चेक कर लो। भाई जब 200 से ऊपर सारे आंसर हैं तो इसका मतलब यदि कोई आंसर सही है 4 में से तो होगा ही सही। तो इसका मतलब ए लीस्ट वेलेटाइल है। जब ए लीस्ट वेलेटाइल है तो ये तो कटी गए। अब मान लो हमें क्वेश्चन नहीं भी आता है तो सिर्फ इन दोनों में तुक्का मारना है। मान लो क्वेश्चन का सलूशन नहीं भी आता है तो इन दोनों में तुक्का मारना है। वैसे तो हम लोगों को आता है, टैलेंटेड लोग हैं हम लोग। अब निकाला कैसे जाए? तो यार निकाल लो, सिंपल सा फार्मूला लगाना है। अब देखो बी की वैल्यू निकालनी है तो बस आप टोटल प्रेशर वाला फार्मूला लगा दो। पीटी इक्वल टू पीए नॉट का ये प्लस पीबी नॉट का बी। क्लियर? क्लियर। अब वैल्यू डालो। देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 500। अब पीए नॉट की वैल्यू 2। अब इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया? ए का मोल फ्रैक्शन कितना है? ए के मोल कितने हैं? ए का मोल है 1 और बी का मोल है 3। तो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल, 3 + 4 प्लस। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। मोल फ्रैक्शन कितना होगा? देखो इसका मोल फ्रैक्शन 1/4 है तो इसका मोल फ्रैक्शन 3/4 होगा। क्यों? टोटल सम तो 1 होना है। ये 1/4 है तो ये 3/4 होगा। मान लो किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है
वैसे तो मैंने बता रखा है काई ए प्लस काई बी की वैल्यू 1 होगी, तो यदि ये 1/4 आ रहा है तो ये 3/4 आएगा, है कि नहीं? 1 से माइनस कर दो इसको, तो जैसे ही 1 से माइनस करोगे इसकी वैल्यू निकल आएगी। 1/4 है तो 1 - 1/4 तो 3/4। मान लो किसी को नहीं पता है तो सारा कुछ तो दिया है, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल 1 + 3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो भाई मैंने सॉल्व कर लिया। 200 डिवाइडेड बाई 4, ये देखो, तो 200 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, और इधर क्या आ गया 3pb नॉट डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो गया 5 चौको 20, तो इधर आके माइनस हो गया, ये 50 इधर माइनस हो गया तो 450 बचा, 50 इधर माइनस हो गया तो 450 बचा, तो ये कितना आ गया 3 से काट दो, 3 × 1 = 3, 5 × 3 = 15। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 15 चौको 60, 600 mm आ गया। आंसर कितना आ गया 600 mm, तो आंसर इज डी। आंसर कितना आया डी। सर 500 कैसे आया? अरे बेटा संजीवनी, ये क्या लिखा है इसको पढ़ो जरा एक बार। एंड दैट ऑफ द solution is 500 mm Hg. The vapor pressure of pure liquid A is 200 mm Hg and that of the solution is 500 mm Hg. तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 500 mm Hg दिया है, और पीटी क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होता है। पीटी क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होता है। हाँ नोट कर लो, पूरा टाइम देंगे, पूरा टाइम देंगे, आराम से नोट करो, नोट करिए। नोट हो गया? नोट हो गया? हो गया सर। सर 650 आ रहा है, 650 कैसे आ जाएगा प्रभु? 650 कैसे आ जाएगा? 15 चौको 60 ही तो होता है, 650 कहां आ रहा है? पिटाई कर देंगे तुम्हारी। चलो अब एक क्वेश्चन और किया जाए, सबको एक क्वेश्चन और करना है। चलिए अब देखो नीट का क्वेश्चन एक करते हैं, नीट का क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग करें और समझें। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, 98 में आया है, मगर क्वेश्चन टफ है, अच्छा है। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 mm in 2 column of mercury when a non-volatile solute was added to solvent। अब मुझे पहले ये बताओ कि ये क्या चीज दी है। देखो यहां लैंग्वेज टफ की गई है, और मैंने लैंग्वेज आपको पढ़ना और लिखना सिखाया है। वो कह रहा है कि जब सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो वेपर प्रेशर 10 mm डिक्रीज कर जाता है। इसका मतलब ये 10 क्या दिया है बताओ? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में जब सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो वेपर प्रेशर 10 mm डिक्रीज कर जाता है। जरा मुझे बताना P0 - PS को मैंने क्या लिखाया है? कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पे? इसका मतलब ये P0 - PS की वैल्यू दी है 10 mm Hg। यस वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया। अच्छा ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 0.2 दिया है, ठीक है। What should be the mole fraction of solvent if decrease in the vapor pressure to be 20 mm of Hg? वो कह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ यदि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 20 mm ऑफ Hg डिक्रीज हो जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ। सॉल्यूट नहीं पूछ रहा है, सॉल्वेंट पूछ रहा है, चेक करो। वो कह रहा है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 10 mm डिक्रीज कर जाता है, और उस समय सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है।
अब आप बताओ कि यदि मुझे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 20 डिक्रीज करना है तो उस समय सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो उसने सॉल्यूट का ना पूछ के पूछ दिया है कि उस समय सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। 2 कॉलम का कोई मतलब नहीं, ये 2 TOO वाला नहीं था, ये 2 वाला था, TO वाला 2 था। किसी ने लिखते समय TOO लिख दिया है, ये TO वाला 2 है ना, TOO वाला नहीं है। किसी ने लिखते समय गलत लिख दिया है, किसी ने लिखते समय गलत लिख दिया। अच्छा, अब आप बताओ तो मुझे करना क्या है। मुझे क्या है, आप सबको पता है कि काई ए प्लस काई बी की सम कितना होता है, 1 होता है। यदि मुझे काई ए मिल जाए तो ऑटोमेटिक काई बी मिल जाएगा, यदि मुझे काई ए मिल जाए तो ऑटोमेटिक काई बी मिल जाएगा। तो पहली सिचुएशन के लिए आपने लगाया पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट इंटू काई ए। तो पहली सिचुएशन के लिए लगाया, ये 10 हो गया पी नॉट, और काई ए कितना है 0.2, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी सिचुएशन के लिए लगाओ, ये 20 हो गया। अच्छा, अब बताओ क्या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दोनों के लिए अलग अलग होगा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या चेंज होता है, वो तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, याद है। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जो पहली सिचुएशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वही दूसरी सिचुएशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि सॉल्वेंट दोनों में सेम है, बस आप सॉल्यूट की वैल्यू बढ़ा रहे हो। क्योंकि पहले 10 mm ऑफ Hg प्रेशर डिक्रीज हुआ है और दूसरे केस में 20 mm ऑफ Hg प्रेशर डिक्रीज हुआ है, मगर सॉल्वेंट वही है, सॉल्यूशन वही है, बस सॉल्यूट की वैल्यू बढ़ा रहे हो। तो क्या पी नॉट की वैल्यू चेंज होगी, नहीं, जो पी नॉट पहले था वही अभी है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमें सॉल्यूट हमें निकालना है। ये देखो, अब हम इनको डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड किया तो ये कट गया, अब ये आ गया 1/2 और ये आ गया 0.2 डिवाइडेड बाई काई ए। तो काई ए की वैल्यू आ गई 0.4। अब काई ए 0.4 आ गया तो काई बी कितना आएगा, 1 माइनस काई ए, कितना आ गया 0.6। ये देखो, अब देखो 0.6 कहां है, ये देखिए। कोई बच्चा कहे तो मैं इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकता हूं। मैं अभी मेथड नंबर 2 पढ़ाऊंगा। पहले मैं क्या कर रहा हूं, वो पढ़ा रहा हूं जहां पर ज्यादा समझदारी नहीं लगनी है, आपको फार्मूला पता है, उसको अच्छे से यूज करना है, ठीक है। पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू 10 थी। उसने कहा कि मैंने किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाला तो उसका वेपर प्रेशर 10 mm ऑफ Hg घट जाता है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है। अब आप बताओ कितना सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा यदि वो 20 mm ऑफ Hg घट जाता है, मगर उसने सॉल्यूट का ना पूछ के सॉल्वेंट का पूछ दिया, जैसे आप कंफ्यूज हो, टफ हो जाए। तो मैंने एक बार सॉल्यूशन 1 की कंडीशन लिखी, एक बार 2 की डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ गया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया, सॉल्यूट का आ गया तो सॉल्वेंट आ गया। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को कोई कहता, अच्छा क्वेश्चन है, अब कोई कहे कि सर क्या बिना पेन चलाए कर सकते हैं, तो कर सकते हो। कैसे, अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है, सीएचडी कॉन्सेप्ट। सीएचडी कॉन्सेप्ट क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है, क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि पी नॉट माइनस पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काई ए के। हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जितना ये बढ़ेगा, गौर से देखो, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, और जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। क्यों, सिर्फ 2 वेरिएबल है। मान लो ये 10 गुना हो रहा है तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, ये 15 गुना हो रहा है तो ये भी 15 गुना हो जाएगा। तो पहले ये 10 था, हाँ, फिर ये 20 हो गया, तो ये कितना हो गया, डबल, तो मोल फ्रैक्शन भी डबल हो जाएगा। तो पहले कितना था 0.2, अब कितना हो जाएगा 0.4।
तो जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.4 है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.4 है तो सॉल्वेंट का कितना होगा 0.6। आ गया आंसर, आ गया आंसर। मैंने तो क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते आंसर निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि पी नॉट माइनस पी एस डबल हो रहा है, पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू डबल हो रही है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। तो मैं समझ गया काइए की वैल्यू 0.4 आएगी। अब वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा था, तो सॉल्यूट का 0.4 है तो सॉल्वेंट का 0.6 होगा, बस आंसर आ गया। मगर ये कॉन्सेप्ट आप तब समझ पाओगे जब थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस हो। मैं समझ पा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बुद्धिमान आदमी हूं, नहीं, बहुत पुरानी प्रैक्टिस है ना, बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, इसलिए मैं समझ पाया। आप भी समझने लगोगे धीरे धीरे, इतना सब दिमाग में आने लगेगा जैसे जैसे समझाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कर सकते थे। तो क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनके बीच में कोई वेरिएबल नहीं है। तो भाई जितना काइए बढ़ेगा उतना ही पी नॉट माइनस पी एस बढ़ेगा। अब पी नॉट माइनस पी एस डबल हो गया तो काइए भी डबल हो जाएगा। काइए की वैल्यू 0.4 आ गई तो काई की वैल्यू 0.6 आ जाएगी। और जिसको ये बात समझने में दिक्कत हो कि सर इतने लॉजिक तक हम नहीं पहुंच सकते तो मत पहुंचो, किसने मना किया है भाई? किसने कहा है कि आप इस लॉजिक को तुरंत अडॉप्ट करो और इसी से क्वेश्चन करो? आपको मैंने सिंपल फार्मूला बेस्ड भी तो बताया है। हाँ, मगर मैं वो इसलिए बता रहा हूं जैसे टाइम भी हम बचा सकें। यदि मान लो मेरा दिमाग काम कर जाए तो हम इस तरह से क्वेश्चन को करें, इस तरह के क्वेश्चन को करने से मेरा टाइम बच जाएगा। अब मैं ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिसका आंसर मैच नहीं करेगा। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिसका आंसर मैच नहीं करेगा। हम करेंगे, तुम भी करोगे, नहीं आएगा, फिर मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। अब इस क्वेश्चन को करो, चेक करो, देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। जहां तक मुझे याद है कि नहीं करना चाहिए, जहां तक मुझे याद है नहीं करना चाहिए। चलो पहले क्वेश्चन करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना। बेंजीन का प्योर वेपर प्रेशर आपको दिया है, आप चाहो तो इसको सॉल्वेंट मान सकते हो, पी नॉट। When 15 gram of a non-volatile solute dissolve in 250 gram of benzene, its vapor pressure decreased to 120.2 mmHg। ये पीएस दिया है। नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से उसका प्रेशर कितना रह जाता है? 120.2 mmHg रह जाता है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको यह बात पढ़ा रखी है। ये देखो पढ़ा रखी है ना, ध्यान है, आप इससे लगा दो आंसर आ जाएगा भाई। मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। आपको पी नॉट की वैल्यू दी है भाई, करना नहीं कोई मेरे साथ, नहीं तो उसको रफ करना पड़ेगा, आंसर मैच नहीं करेगा। पीएस की वैल्यू दी है, पी नॉट की वैल्यू दी है, अब इसकी वैल्यू डालो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। बेंजीन का साल बनाओ 78। अब इसको सॉल्व करो। तो देखो सॉल्व करते हैं, पहले मैं दिखाता हूं कि आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो कैलकुलेशन पे आओ जरा, फिर मैं बताऊंगा कि रीजन क्या है और क्या दिक्कत है, फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। 121.8 माइनस 120.2, तो ये कितना आया? 121.8 से 120.2 घटा दो तो 1.6 आ गया। क्यों भाई? देखो 0.8 तो ये 1.6 आया और ये ऐसे ही है। अच्छा, ये 15 डिवाइडेड बाई एम, 15 डिवाइडेड बाई एम प्लस
250 डिवाइडेड बाई 78, ये वैल्यू आ गई 3.2। ऐसे क्लियर। अब इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 1.6 डिवाइडेड बाई 12.8, या फिर चलो बाद में डिवाइड करते हैं, कर लेते हैं यार। 0.0131, तो मैंने इसकी भी वैल्यू लिख ली अगले इधर। ठीक है, सब लोग देखते जाएं और करते जाएं मेरे साथ, कैलकुलेशन करिए आप लोग भी। इसकी वैल्यू आई 0.013, ठीक है, इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5, 15 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3.2। अब इसको मल्टीप्लाई मिलाओ, 0.013 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3.2 इंटू 0.01, 15 डिवाइडेड बाई 5। इसको इधर ले आओ, ये घट गया और ये आ गया ऐसे। अब इसको सॉल्व करो, 1/m, m एलसीएम ले लो, m एलसीएम ले लिया, 15 अलग कर लो, 15 कॉमन ले लिया, एलसीएम लेके 15 कॉमन ले लिया। तो जब एलसीएम लेके 15 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा यार, ये तो वैल्यू निगेटिव आ रही है। एक मिनट, इसको उधर ले जाओ, एक मिनट, मैंने लिख गलत लिया है। हाँ 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 हाँ, क्या करूं, रफ करूं, रफ कर देता हूं। देखो इसको उधर ले जा रहा हूं ऐसे, ये देखिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 3.2 0.013, ये मल्टीप्लाई करने पे आया 0.0416। अब देखो 15 डिवाइडेड बाई m एलसीएम ले लिया, तो ये बचेगा 1 माइनस 0.13, है ना। तो 1 माइनस 0.013, तो ये वैल्यू आई 0.987। m इधर ले आए, अब इसको उधर ले गए, तो देखो ये आ गई। अब आप चेक करो जरा, कोई आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि वो क्वेश्चन दूसरा है। तो इसमें मैंने 15 का मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 0.416 से, तो आया 35.58। वैल्यू आ रही है 35.58। अब जरा चेक करो क्या कोई मैच कर रहा है आंसर, कहीं गलत कर दिया क्या? बच्चे कह रहे सर कहीं गलत हो गया है, कहीं गलत हुआ है? एक मिनट, कहां गलत हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एज 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज 121.8 when 15 gram of non-volatile solute is dissolved in 250 gram of benzene in vapor pressure is decreased to 120.2. The molecular weight of solute, ठीक है, molecular weight of solvent is 78. तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू काइए। काइए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट ये है, ये है, ये है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब इसको माइनस करो, तो भाई ये 20 है, 20.8 इंटू 0.8 1.6, ये तो सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब एक बार मैं कैलकुलेशन को मिला लेता हूं, 250 डिवाइडेड बाई 78, 3.2 आ रहा है, ये भी सही है। फिर मैंने इसको डिवाइड कर दिया,
1.6 डिवाइडेड बाई 21.8, 0.013, वो भी सही है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर इसको इधर लाया तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, इसके मल्टीप्लाई में आ गया, बराबर में ये भी ठीक है। फिर मैं इसको उधर ले गया, ये भी ठीक है। फिर मैंने 15/m कॉमन ले लिया तो 1 माइनस, ये भी ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई भी एक बार देख लेता हूं कि सही है कि नहीं। 0.032, अच्छा यहां पे थोड़ा सा है, यहां पे गड़बड़ है ना, 0.0416 ना के 0.032 आ रहा है। हाँ, यहां पे कितना आएगा, 0.0416 आएगा। यहां पर जरा देखो क्या आ रहा है, मैं करके देख लेता हूं। 3.2 इंटू 0.013, 0.0416 आ रहा है। 0.0416 ही तो लिखा है, ठीक है, 0.0416। फिर मैंने इसको माइनस किया, 1 माइनस 0.013, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब गलती कहां हुई, m को इधर लाए, इस अच्छा ये गलती हो गई है, लास्ट में गलती हुई है, या एकदम लास्ट में गलती हुई है, एकदम लास्ट में गलती हुई है, ये गलती हुई है मेरे भाई। कैलकुलेशन ना, ये देखो, तो 15 इंटू 0.987 डिवाइडेड बाई 0.0416, तो 355.8 आंसर आ रहा है। अब ऐसा आंसर देखो कोई है, 355.8 चेक करो, कोई आंसर है? 355.8 कोई आंसर नहीं है, तो लगभग यही आंसर आ रहा होगा, है कि नहीं। 355.8 तो कोई नहीं है, तो लगभग ए मान लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में ऊपर नीचे तो हो ही रहा होगा, कैलकुलेशन में ऊपर नीचे तो हो ही रहा होगा। आपने ये क्वेश्चन किया, अब देखो इस क्वेश्चन को क्या कोई इजी तरीका था करने को? अब क्या है कि आपने इतनी कैलकुलेशन की तो बहुत सारे बच्चे डर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे डर रहे होंगे कि यार इतनी कैलकुलेशन, तो क्या कोई इजी तरीका है इस क्वेश्चन को करने का? अब जरा सीखो। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, फिर क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। अब गौर से समझिए, आपको थोड़ा सा पढ़ाता हूं, ठीक है। देखिए सारे बच्चे जरा गौर से समझेंगे। देखो मैंने आपको ये फार्मूला पढ़ाया था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन ए अपॉन, मतलब काइए पढ़ाया था, काइए। और इसी को हम ये लिखते हैं, इसी को हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ऐसे। अब देखो जरा बच्चों, इस फार्मूले को जो ये लिखा है, इसको मॉडिफाई करके ऐसे भी किया जा सकता है, रीअरेंज करके। गौर से देखिएगा, मैं गलत नहीं लिख रहा हूं ना, मेरे से मिस्टेक हो रही है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, आप इसको ये भी लिख सकते हो। दोनों फार्मूले यूनिवर्सल हैं, यूनिवर्सल फार्मूले। मतलब हर टाइप के सॉल्यूशन पर अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये मैंने कैसे लिखा है, जब इसको रीअरेंज किया जाता है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। जब इसको रीअरेंज करोगे ना
तो ये आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। अब जरा देखो हुआ क्या है, एनसीईआरटी में, गौर सुनना, एनसीईआरटी में और साथ में क्या है, और साथ में क्या, राउल्स लॉ एंड राउल्स लॉ, राउल्स लॉ। एनसीईआरटी में और राउल्स लॉ जो होता है, गौर सुनिए, एनसीईआरटी में और राउल्स लॉ में यह माना गया है कि राउल्स लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन पर अच्छा लगता है। किसके लिए बना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बनाया गया है। एनसीईआरटी और बुक ये मानती है कि राउल्स लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बनाया गया है। तो एनसीईआरटी क्या करता है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, एनसीईआरटी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये कर देता है, यदि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, गौर सुनना, यदि सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो भाई मोल ऑफ सॉल्यूशन जो है, मोल ऑफ सॉल्यूशन जो है मोल ऑफ सॉल्वेंट के लगभग बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इसका मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, सॉल्यूशन डाइल्यूट है इसका मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, तो मोल ऑफ सॉल्यूशन की जगह मोल ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हो। तो एनसीईआरटी क्या करता है, इस फार्मूले को ऐसे लिख देता है, और कई बुकों में भी लिखा गया है ऐसे, कई बुकों में भी लिखा गया है इस तरह से, इस तरह से। मगर ये फार्मूला सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, सब टाइप के सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जनरली एनसीईआरटी या कुछ बुक कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सॉल्यूशन को डाइल्यूट मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि राउल्स लॉ मेनली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिफाइन किया गया था, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इस फार्मूले को लगा देते हैं, और ये फार्मूला सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। कभी भी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप ये फार्मूला नहीं लगाओगे, ये फार्मूला तभी यूज करोगे जब आप सॉल्यूशन कैसा हो, डाइल्यूट, नहीं तो आप यूज ही मत करो, आप हमेशा ये फार्मूला यूज करो। ये फार्मूला हर तरह के सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। इसको जब थोड़ा सा सॉल्व किया जाता है तो ये फार्मूला आ जाता है। यहां पर कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया गया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन मान के हम कुछ ऐसा करें। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, आईआईटी ने 2005 में क्लेरिफाई किया था। ये जो मैं क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं ये आईआईटी ने दिया था। 2005 में क्या हुआ, उस समय आईआईटी का पेपर सब्जेक्टिव होता था, कॉपी पे लिखना होता था। तो बच्चों ने कॉपी पे लिखा, सॉल्यूशन का क्वेश्चन था, तो बच्चों ने डाइल्यूट सॉल्यूशन मान के ये फार्मूला लगा दिया, और ये फार्मूला लगा के आंसर निकाल दिया। उस समय आईआईटी अपना सॉल्यूशन देता था, अभी भी देता है। तो फिर आईआईटी ने अपना सॉल्यूशन दिया और बताया कि जब मैं क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा हूं कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, तो तुम अपनी तरफ से डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे मान सकते हो और ये फार्मूला कैसे लगा सकते हो। आईआईटी ने काट दिया, और आईआईटी ने एक बात और बताई कि यदि आपको कैलकुलेशन इजी करनी है, यदि आपको कैलकुलेशन इजी करनी है तो ये फार्मूले को मॉडिफाई करके ये फार्मूला बनाओ और इससे कैलकुलेशन इजी कर लो। मतलब ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम बात है, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये आया है। आप कहोगे तो मैं दिखा भी दूंगा कैसे मॉडिफाई किया गया है, मगर वो टाइम की बर्बादी और पेज की बर्बादी है। उन्होंने उसमें करके भी दिखाया था, आईआईटी ने उसको करके भी दिखाया था कि इस फार्मूले को मॉडिफाई करके ऐसे लिखा जा सकता है, इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। मगर तुम एज्यूम्शन या अप्रोक्सीमेशन अपनी तरफ से नहीं ले सकते हो कि हम मान लें कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। जब तक हम क्वेश्चन में ना कहें तब तक आप नहीं लगा सकते। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि बुकों में इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो गलत सॉल्व है, और नीट में भी इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो गलत सॉल्व है। क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन 2005 के पहले आए हुए हैं, नीट में 2005 के पहले आए हुए हैं।
तो 2005 के पहले में हो सकता है कि ये फार्मूला लग के किसी ने सॉल्व कर दिया हो, किसी टीचर ने या किसी बुक ने। आप हमेशा ये फार्मूला लगाओगे, आपका आंसर मैच ना करे तो टेंशन मत लेना, तुम समझ जाना कि बुक में गलत सॉल्व है, तो तुम समझ जाना बुक में गलत सॉल्व है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन इजी करनी है तो ये करोगे, अप्रोक्सीमेशन नहीं लोगे कि अपनी तरफ से मान लो कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है तो हम इसको ये लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चनों में ऐसा किया गया है और बुकों में भी कुछ क्वेश्चनों में ऐसा किया गया है। आप इस फार्मूले को लगा के, अभी देखो मैं उस क्वेश्चन का आंसर फिर से निकालता हूं इस फार्मूले को लगा के, अब ये थोड़ा इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं? इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि मैं कह क्या रहा हूं? एक मिनट यार, कर्सर कहां है? हाँ, इतनी बात समझ में आ गई सबको? आप कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस फार्मूले की जगह ये फार्मूला यूज कर सकते हो, और ये दोनों सेम बात है, ये और ये एक ही चीज है, और ये यूनिवर्सल फार्मूला है, चाहे सोल्यूशन डाइल्यूट हो, कंसंट्रेटेड हो, चाहे जैसा हो लगा सकते हो, मगर ये सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशन पे काम करेगा, और डाइल्यूट सोल्यूशन पे काम करेगा तो आपको वहां लिखा होना चाहिए कि सोल्यूशन डाइल्यूटेड है। अब इस क्वेश्चन को मैं फिर से करता हूं, देखो अभी मैंने इससे आंसर निकाला, अब इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं ऐसे कर देता हूं, देखो मेथड नंबर 2 जो आईआईटी ने बताया है वो कर देता हूं, मैं लगा देता हूं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। अब क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। पी नॉट की वैल्यू क्या है, 121.8, पीएस की वैल्यू क्या है, 120.2, और पीएस की वैल्यू क्या है, 120.2। ये देखिए पी नॉट क्या है, 121.8, पीएस क्या है, 120.2। ठीक है, एनए की वैल्यू क्या है, 15 डिवाइडेड बाई एम, और मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 250 डिवाइडेड बाई 7.8। अब ये वैल्यू आई थी 1.6, ये वैल्यू आई थी 120.2, अब इसको कर दो तो 15, ठीक है, एम, अब ये ऊपर चला जाएगा 78 और ये नीचे रहेगा 250, 1 2 का 4 होगा ना, पहले का चौथे से। अब मैंने सीधा एम की वैल्यू निकाल दी, ये देखो एम इधर ले आया, इसको उधर ले गया, 120.2 इंटू 15 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 1.6। अब इसको सॉल्व करो, अब देखो कैलकुलेशन कितनी इजी है। अब आंसर निकालते हैं, देखिए 120.2 इंटू 15 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 250 डिवाइडेड बाई 1.6, 351.585 आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन और करना, डिंग डोंग, एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन ठीक है, मतलब कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं की मैंने। तो एम इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 120 15 78, ठीक है, 250 इंटू 1.6 सही है। अब इसको करते हैं, 120.2 इंटू 15 इंटू 78 250 इंटू 1.6 151.585 ग्राम। सब लोग कैलकुलेशन करके देखो, यही आ रहा है।
151.585 ग्राम। ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन होगा नहीं, चेक करो, यही आ रहा है सबका। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना जरा। हाँ 0.8, हाँ यार आएगा तो यही, डिफरेंस क्यों आ रहा है? 1.599, हाँ मतलब 1.6 के आसपास ही है, ठीक है। अच्छा एन ए अपॉन एन बी, कैलकुलेशन चेक करिए, यहां की कैलकुलेशन चेक करना जरा, अलग अलग क्यों आ रहा है? एक बार ये कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन ठीक है ना? 51.8 आ रहा है, किसी की कैलकुलेशन रॉन्ग है? अच्छा अब देखो जरा बच्चों, क्लियर है? हाँ ये देखो, अब इस बात को जरा गौर से मेरे से समझिएगा। देखो हमने कैलकुलेशन की 355.8 आया तो मैंने ये टिक कर दिया, है ना। इस कैलकुलेशन को उठाया तो 351.585 आया तो मैंने वो टिक कर दिया। अब यहां पर मिस्टेक किस बात की होगी जिसकी वजह से ऊपर नीचे थोड़ा सा आंसर बनना होगा, मैं बता देता हूं। नहीं तो जो कैलकुलेशन इससे आएगी वही कैलकुलेशन इससे आनी चाहिए, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन आएगी, सेम आंसर आएगा। डिफरेंस किस बात का मैं बता देता हूं, आंसर में डिफरेंस आ क्यों रहा है। जैसे यहां पर मैंने एक अप्रोक्सीमेशन लिया, जैसे देखो मैंने लिखा है 3.2, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, जब 250 को आप 28 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, ये देखिए 3.20512, मतलब हम पॉइंट के 3 अंक तक लें तो 3.205 आएगी, मगर मैंने 3.205 ना लेके 3.2 लिया है ना। इसी वजह से कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में डिफरेंस इस वजह से देखने को मिल रहा है क्योंकि आपने एक इस जगह पे अप्रोक्सीमेशन लिया है, इस जगह पे अप्रोक्सीमेशन लिया है, मतलब दशमलव के 3 अंक तक वैल्यू लेनी होती है, हमने दशमलव के 1 अंक तक लिए, 3.2 लिए सिर्फ, और जबकि दशमलव के 3 अंक तक वैल्यू लेनी होती है एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। मगर ये दोनों फार्मूले सेम बात है, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सेम बात है। मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन मान के नहीं किया है, और यदि कोई बच्चा इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन मान के कर देगा और आंसर मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये गलत है। आप देखो अब हम इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन मान के करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू मैच करेगी, देखना। अब हम लोग इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन मान लेते हैं, सपोज सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, सपोज डाइल्यूट सॉल्यूशन है, जबकि उसने कहीं कहा नहीं है, मगर हम मान लेते हैं, तो अब हमने लगाया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ये देखो कॉन्सेप्ट चेक करो, कॉन्सेप्ट किधर पर आया है, ये देखिए, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। अब मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लगाया, कहां चला गया, ये आ गया। अब वैल्यू डालू, तो मैंने इसकी वैल्यू डाली, अब देखना डिट्टो सेम आंसर हो सकता है मैच कर जाए, ये देखो 15 और 250 डिवाइडेड बाई 78, तो ये 1.6 आया, 15 78 डिवाइडेड बाई 250 इंटू एम, एम इधर ले आया, 15 78
121.8 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 1.6। अब कैलकुलेट करो, अब कैलकुलेट करो। देखिए 1578 121.8 डिवाइडेड बाई 250 डिवाइडेड बाई 1.6। अब 256.2 आ रहा है, बिल्कुल आंसर डिट्टो मैच कर रहा है। चेक करो, अब आंसर डिट्टो मैच कर रहा है। 256.265 और यही आंसर यहां देखो क्वेश्चन में आ रहा है 256.2 356.2 और ये देखो आ रहा है 356.2। डिट्टो आंसर मैच कर रहा है और जबकि ये रॉन्ग है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आईआईटी के हिसाब से और मेरे हिसाब से भी ये रॉन्ग सॉल्व है, रॉन्ग सॉल्व है। किसी ने कहा रीजन क्या है? वाई क्वेश्चन में सॉल्यूशन को डाइल्यूट नहीं बोला गया है, नहीं कहा गया है। क्वेश्चन को उसने कहीं पर भी डाइल्यूट नहीं कहा है, तो तुम अपनी तरफ से डाइल्यूट मान के नहीं सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन रॉन्ग सॉल्व है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी कह रहे हैं नीट में। आंसर क्यों मैच कर रहा है? क्योंकि ये 1995 का क्वेश्चन है, आईआईटी ने करेक्शन किया है 205 में। तो यदि यही क्वेश्चन आज आपने नीट में आया और आपने सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, नहीं काटा जाएगा। लोग अभी भी आंसर मैच कराने के लिए ऐसा सॉल्व कर देते हैं। मगर मैं कह रहा हूं कि ये सॉल्यूशन रॉन्ग है, ऐसा आप मत करिएगा, क्योंकि 2005 में करेक्शन हो गया है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, या तो आप ये फार्मूला लगाएं या ये वाला लगाएं। आपका आंसर मैच ना भी करे तो आप कॉन्फिडेंस में रहिएगा कि आप सही हो। जैसे मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा है, मैं कॉन्फिडेंस में हूं कि मेरा ही सही है, और फिर मैं लिख भी रहा हूं कि भाई ये रॉन्ग है, जबकि पूरा आंसर मैच कर रहा है पॉइंट तक। तो ध्यान रखिएगा, इस जगह पे बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जब तुम कोई बुक करोगे तो पुराने जमाने का क्वेश्चन कट पेस्ट होगा। पीवाईक्यू करोगे तो यार तुम गलत फार्मूला लगा रहे हो तो आंसर मैच कर रहा है, सही लगा रहे हो मैच नहीं कर रहा है, तो तुम कहोगे इसका मतलब गलत कॉन्सेप्ट है, ये वाला सही कॉन्सेप्ट है। तो ये और ये सेम बात है, इसमें से चाहे जो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये तब तक नहीं लगाओगे जब तक कहीं सॉल्यूशन में डाइल्यूट ना लिखे। जैसे देखो इसमें कहीं नहीं लिखा है, पढ़ो कहीं डाइल्यूट लिखा है नहीं, मगर इस क्वेश्चन में तुम ये फार्मूला लगा सकते थे। देखो इसमें डाइल्यूट लिखा है, ये देखिए इसमें उसने डाइल्यूट लिखा है, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। मान लो इसमें ऐसा कुछ पूछा जाता तो तुम फार्मूला लगा के कर सकते थे। मान लो इसमें ऐसा कुछ पूछा जाता तो तुम फार्मूला लगा के कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उसने डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल दिया है। क्यों? क्योंकि उसने डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल दिया है। क्लियर? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? क्योंकि इससे तुम बार बार रूबरू होगे। और लोग क्यों? क्योंकि टीचर भी ये गलती करते हैं, अपने के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा उनको, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आंसर मिलाने के लिए फार्मूला लगा देते हैं, ये वाला कि यार नीट का क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे गलत हो सकता है, तो वो चिपका दिया। मगर ध्यान रखना ये गलत है, आंसर जरूर मैच कर रहा है, क्योंकि वो 2005 के पहले का क्वेश्चन है। उस समय तो आईआईटी में भी यही करते थे बच्चे और टीचर भी यही करते थे। तो जरा इस बात का विशेष ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूं, आप चाहे ये लगाओ या ये लगाओ, सेम बात है। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए ये लगा देते हैं,
इसमें कैलकुलेशन कम है, जल्दी आंसर आ जाता है। मगर ये मत लगाइएगा, ये तब तक मत लगाइए जब तक डाइल्यूट सोल्यूशन ना बोला जाए, जब तक डाइल्यूट सोल्यूशन ना बोला जाए। क्लियर है सबको ये कॉन्सेप्ट? ये बात समझ में आ गई सबको? चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, लास्ट एंड फाइनल सोल्यूशन क्वेश्चन। इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को करिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ भाई देखो कांड कैसे होता है, देखो कांड कैसे होता है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ो, और ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया है, ये वाला जो नीट में देखो AIPMT में 1998 में आया है, वही क्वेश्चन जेई में 2025 में पूछा गया। देखो वही क्वेश्चन है, लगभग हल्की सी लैंग्वेज चेंज की गई। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू द सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mm of Hg. The mole fraction of solute in the solution is 0.2. What would be the mole fraction of solvent if decrease in the vapor pressure is 20 mm Hg? है, और यही क्वेश्चन तो मैंने अभी कराया है। ये देखो, ये देखो, ये देखिए। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि जेई का क्वेश्चन नीट में क्या कर रहा है, नीट का क्वेश्चन जेई में क्या कर रहा है। देखो अच्छे क्वेश्चन है तो जेई में भी पूछे जाएंगे, नीट में पूछेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर कोई ठप्पा थोड़ी लगा होता है कि तुम नीट में पूछे जाओगे तुम जेई में। वो किसी में भी पूछा जा सकता है, यदि उसी लेवल का क्वेश्चन है तो। उसी लेवल का क्वेश्चन है तो जल्दी से आंसर निकालो इसका। फिर आंसर निकालिए। 1 सेकंड में आया, मैं पानी की बोतल ले आऊं, पानी भर लाओ। तुरंत आंसर बता दे रहे हैं टाच के। कितना बच गया है? क्या नई हेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं? क्या नई हेडिंग आज स्टार्ट की जाए? बताओ भाई, कितना बच गया है? अब नई हेडिंग हम लोगों को लिखनी है। नई हेडिंग स्टार्ट की जाए। अब देखो हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ खत्म कर लिया है, ठीक है। आज कैलकुलेशन बहुत थी, है ना। हाँ एक क्वेश्चन सर प्लीज सुन लीजिए। बोलो बेटा शेख। साउंड क्रैक हो रहा है, माइक हिल रहा है। माइक का तो मैं क्या बताऊं यार, गुस्सा लग रही मेरे को भी आज। आज मैं बोलूंगा कि भाई माइक या बंद करा दो मेरी, या माइक सही करा दो।
हाँ बच्चों, विकास कह रहा सर 15 ग्राम 250 ग्राम में डाल रहे हो तो डाइल्यूट ही तो हुआ ना मुन्ना ना। डाइल्यूट मोल के हिसाब से होता है, डाइल्यूट मोल के हिसाब से होता है। आप वहां मोल फ्रैक्शन यूज करते हो, मास यूज नहीं करते हो, है ना। तो जब तक डाइल्यूट ना कहा जाए तब तक मत करिएगा। सर अगर नीट में आ गया तो क्या रॉन्ग वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे? नहीं प्रभु, यही तो समझा रहा हूं कि तुम हमेशा राइट वाले फार्मूले से सॉल्व करना, आंसर मैच करे या ना करे, ध्यान रखिएगा। यदि मैच नहीं करेगा तो वो रॉन्ग क्वेश्चन में चला जाएगा, उसका बोनस मिलेगा, है ना, उसका बोनस मिलेगा। चलो आज के लिए हम लोग इसी जगह पे रोकते हैं। कल हम लोग नई हेडिंग स्टार्ट करेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कल हम लोग नई हेडिंग स्टार्ट करेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसको कल बताएंगे, ठीक है। और सभी बच्चे क्यूएसडी सीट नंबर 5 करके आइएगा। मैं क्यूएसडी सीट नंबर 5 अभी लिखूंगा, इसको सारे बच्चे करके आएंगे। मोल कॉन्सेप्ट की क्लास कब होगी आपको बता देता हूं, थर्सडे को हम लोग उसको बताएंगे, पूरी डिटेल देंगे कि कब फिजिक्स की होगी, कब केमिस्ट्री की होगी, कब जूलॉजी की होगी, कब बॉटनी की होगी। मगर हम लोगों की कोशिश होगी कि एक ही दिन में हम, मतलब केमिस्ट्री है तो पूरे दिन में केमिस्ट्री करा दें, जैसे बच्चों को ज्यादा टेंशन ना लेनी पड़े। संडे के टेस्ट का सिलेबस, क्या इस कमिंग संडे आपका टेस्ट है? हाँ या ना बताओ, क्या कमिंग संडे आपका टेस्ट है? यदि है तो यहां तक आएगा, यदि है तो मैं बता देता हूं यहां तक आएगा। संडे टेस्ट है तो ये देखो सिलेबस क्या है, सिलेबस में बता देता हूं, संडे टेस्ट का सिलेबस में बता देता हूं, ठीक है। संडे टेस्ट का सिलेबस, कंसंट्रेशन टर्म, क्या कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म और वेपर प्रेशर एंड कंप्लीट राउट्स लॉ, 1 and 2 बोथ, केस 1 और केस 2 बोथ। केस 1 भी करा दिया है आपको और केस 2 भी करा दिया है आपको, ये पूरा सिलेबस है। कंसंट्रेशन टर्म, वेपर प्रेशर और राउट्स लॉ, क्लियर है? बस इतना। यदि संडे को टेस्ट है तो मैं इतना सिलेबस उनको लिख के दूंगा, सर सुन लीजिए मुझे कुछ पेज प्रिंट करवाने हैं पीडीएफ फाइल में, डाउनलोड नहीं हो रहा है। डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है बेटा? एक मिनट तुम्हारा कमेंट रोक देता हूं पहले, नहीं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा। कहां चला गया? ऊपर गया। अच्छा बेटा से तुम्हें क्या डाउनलोड कराना है? वो फाइल टेलीग्राम पे नहीं पड़ी है, किस चीज का डाउनलोड कराना है? वैसे ये डाउनलोड तो होता है, जो हम लोग लेक्चर अभी अपलोड करेंगे वो डाउनलोड तो होता है। डाउनलोड वेदांतु लाइब्रेरी में जाता है। हाँ कल मैं बॉइलिंग पॉइंट ही पढ़ाऊंगा, कल मैं बॉइलिंग पॉइंट ही पढ़ाऊंगा। चलो अब बाकी बातें कल करेंगे, कल आपकी बात समझेंगे क्या कह रहे हो, ठीक है। हाँ नीट एडवांस कर सकते हो, नीट एडवांस बुक में वो सब टॉपिक कर सकते हो। देखो मैं पढ़ के सुना देता हूँ नीट एडवांस में क्या कर सकते हो, कहाँ गई, चलो मैं कल बता दूंगा नीट एडवांस बुक में क्या कर सकते हो। जितना पढ़ा दिया है उसके क्वेश्चन नीट एडवांस बुक से भी कर सकते हो। यदि बेटा आपके पास नीट एडवांस बुक नहीं है सूरज, तो उसी से कर लो जो तुम्हारे पास है, उसको भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। केमिकल काइनेटिक्स नहीं आएगा, लिक्विड सोल्यूशन आएगा, जितना मैंने लिखा है वही आएगा टेस्ट में।
वो हम लोग पहले हमसे पहले सिलेबस पूछ लेते हैं, हमसे वो पहले सिलेबस पूछेंगे तब टेस्ट बनेगा। ठीक है, तो टेस्ट में बस यही आएगा और कुछ नहीं आएगा, परेशान ना हो। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, कल मिलेंगे और क्यूएसडी सीट करके आइएगा। ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, ब्लॉक रुक कैसे गया। हम्म